हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम जानेंगे एक और नए जॉब का, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है। इसके बारे में जानेंगे। जो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली है, जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, उसकी वैकेंसी आई हुई है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वैकेंसी है ना। इसमें टोटल सीट्स कितने हैं उसके बारे में देखेंगे। एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा या फिर नहीं लगेगा उसके बारे में जानेंगे। क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा है उसके बारे में जानेंगे। सैलरी आपको कितनी मिलेगी जब आप ज्वाइन करते हो, उसके बाद कैसे आपका रेट बढ़ेगा, साल भर 10 साल प्रमोशन, वो सारी चीज़ देखेंगे। और लास्ट डेट जो आपका रहेगा फॉर्म भरने का, उसको भी देखेंगे, है ना। ये आपका फर्स्ट पेज का है नोटिफिकेशन का। इसमें आपको सैलरी दिख रहा होगा 30,845 रुपये। आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा, है ना, क्योंकि ओवर टाइम वगैरह भी वो ये चीज़ें तो इतना मिलना ही मिलना है। इसके अंदर ओवर टाइम वगैरह भी चलता है, तो बहुत सारे चीज़ें हैं। तो एक करके पूरा नोटिफिकेशन को हम देखते हैं ना। बाकी इस नोटिफिकेशन के आपको लिंक चाहिए होगी, लिंक कह रहा हूँ, लिंक भी आपको फॉर्म भरने का चाहिए होगा, वो भी मिल जाएगा। जो टेक्निकल स्टडी पॉइंट है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप कर सकते हो। ये आपका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन पे आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में है, वहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। और भी सारी चीज़ें, क्लासेस हैं, उसके वीडियोज़ या फिर उसके नोट्स चाहिए होंगे, या फिर क्वेश्चन MCQ टाइप का जो बनता है, वो सारे अपलोडेड हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ना। सो इसमें देखते हैं। तो ये आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली क्या है, तमिलनाडु के अंदर है। और ये जो है यूनिट ऑफ एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड जो है अवेल करके, उसकी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंटरप्राइजेस कंपनी है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करती है ना। तो इसमें एडवर्टीजमेंट और इंगेजमेंट ट्रेड्समैन करके है ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस। आपका ट्रेड्समैन का वैकेंसी है, जो आपका फिक्स टेन्योर बेसिस पे है। और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का है, फिक्स टेन्योर उसमें है, 1 साल का है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको एक्सटेंड किया जाएगा फर्दर, जो भी फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से बढ़ाया जाएगा। तो मैं मैक्सिमम मान के चलो आपका 4 साल तक जाएगा, है ना, या फिर बढ़ भी सकता है, क्योंकि इसमें मिनिमम 1 साल का लिखा है, मैक्सिमम का पता ही नहीं है कि कितने साल जाएगा। इससे पहले जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर आए हैं, वो 3 साल के आए हैं या 4 साल के आए हैं। तो उसके हिसाब से मैंने बताया आपको कि 4 साल तक मैक्सिमम मान के चलते हैं। बाकी तब तक आप कहीं ना कहीं दूसरे जगह भी तैयारी, और लगातार आप तैयारी करते रहते हो, तो दूसरा आप नौकरी निकाल लोगे, है ना। इसमें देखते हैं। तो आपका नेम पोस्ट में आते हैं, वैकेंसी का दे रखा है। इसमें आपको 19,900 है बेसिक, और साथ में आपका DA एप्लीकेबल होगा। अप्रॉक्स बनता है ये 30,000। ये तो आपका बेसिक DA में ही बन गया 30,000 प्लस। उसके अंदर और भी सारी चीज़ें आपको अलाउंसेस मिलेंगे, तो वो 35,000 से ऊपर ही जाएगा, है ना। इसके अंदर जो है 38,000 के आसपास अभी करंट रेट में सैलरी बनती है ना। बाकी ये 30,000 बेसिक और DA का कर रखा है, तो उसके हिसाब से आपका 30,845 रुपये हो रहा है ना। जो आप ज्वाइन कर जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सीट देखते हैं, तो कितने सारे ITI के जो ट्रेड्स हैं उनके लिए सीट है। तो फिटर के लिए है, टर्नर के लिए है, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ग्राइंडर है, मशीनिस्ट है, पेंटर है, वेल्डर है, केमिकल प्रोसेस वर्कर है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, एग्जामिनर है, OHE मेल राइटर है, इलेक्ट्रीशियन है। अब फिटर में देखो 3 तरह के हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर हो गया, फिटर एक जनरल हो गया। जो एक्चुअल फिटर हैं, ये जनरल वाला उसके लिए है ना। उसके बाद फिटर जो रेफ्रिजरेशन है, मतलब AC वाला है, उसके लिए सीट है। तो टोटल सीट जो है 73 सीटें हैं। बाकी सबसे ज़्यादा सीटें मशीनिस्ट के अंदर है। इसके अंदर जो है PWD कैंडिडेट के लिए भी है, मशीनिस्ट में ही सीट है। PWD बेसिकली दिव्यांग है, उनके लिए सीट है, 3 सीट है मशीनिस्ट में है, बाकी और किसी में नहीं है ना। एक सर्विसमैन के लिए आपका दे रखा है, पेंटर के अंदर 1 है, 4 जो है एग्जामिनर के अंदर है, OMHE के अंदर 1 है, और आपका फिटर जो जनरल है उसके अंदर 1 है ना। तो फिटर जनरल के अंदर 2 सीटें हैं। एक आपका एक सर्विसमैन का है, एक आपका जनरल का सीट है। बाकी टोटल जो है आपका 73 सीट है। आगे जैसे देखते हैं, तो ये तिरुचिरापल्ली जो है रिजर्व रखता है घटाने का या बढ़ाने का आपका वैकेंसीज़ को, है ना। अब 3 सीटें जो हैं PWD का, उसमें दे रखा है कि आपका जिनका आँख से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस है या फिर लो विज़न है, 1 सीट उनके लिए है। जो आपका कान से जिनका मतलब प्रॉब्लम है या फिर बोलने में प्रॉब्लम है, उनके लिए 1 सीट है। और एक जो है आपका जो लोकोमोटर डिजेबिलिटी है, ओवरऑल प्लेस हो गया, लेप्रोसी हो गया, क्यूड, इसके लिए 1 सीट है ना। आगे देखते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया के लिए आपका मांग रखा है, क्वालिफिकेशन में आते हैं। तो जितने भी पोस्ट हैं, वेल्डर, एग्जामिनर, ऑपरेटर, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है ना, OMHE है ना, ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, इनको छोड़ के बाकी और जो बाकी हैं उनके लिए दे रखा है केमिकल प्रोसेस वर्कर। इन 1 2 3 4 पोस्टों को छोड़कर बाकी सब के लिए आपका 10th चाहिए, और 10th के साथ आपका उस ट्रेड में ITI किया हुआ होना चाहिए,
है ना, ITI या फिर अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, है ना, और इट्स इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी है तब भी आप एलिजिबल हो। सो बेसिकली आप मान के चलो ITI यदि आपका है, NTC कर रखा होगा तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। ये वेल्डर के लिए, एग्जामिनर के लिए, और ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग OHME OMHE करके है, या केमिकल प्रोसेस वर्कर है, इसके लिए नहीं है, बाकी सारे के लिए एलिजिबल हो, है ना। जैसे आप फिटर वाला है तो फिटर के लिए भरेगा, इलेक्ट्रॉनिक है फिटर इलेक्ट्रॉनिक है उसके लिए भरेगा, ऐसे करके मशीनिस्ट का है। अब इक्विवेलेंट आइडेंटिकल ट्रेड्स का दे रखा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वो अप्लाई कर सकते हैं फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। उसके बाद मेंटेनेंस मैकेनिक का है, उसको मील राइट, हमें जो मेंटेनेंस मैकेनिक है वो मील राइट वाले में अप्लाई कर सकता है। उसके बाद B में दे रखा है कि आपका जो वेल्डर का है उसके लिए 8 या 10th पास रिकॉग्नाइज बोर्ड, 10th पास मान के चलो वो बंदा जो है, और साथ ही उनके पास आपका वेल्डर का जो है आपका ITI किया वो होना चाहिए, है ना। उसके बाद एग्जामिनर के दे रखा है, इसमें आपका पोस्ट मैट्रिक जो है पास होना चाहिए, और साथ ही आपका जो है ITI किया होना चाहिए, फिटर मशीनिस्ट या टर्नर या ग्राइंडर किसी से भी किया हुआ है तो वो उसके लिए एलिजिबल है एग्जामिनर पोस्ट के लिए। देन नेक्स्ट आते हैं तो केमिकल प्रोसेस वर्कर है, इसके लिए 10th होना चाहिए, और साथ ही आपका ITI होना चाहिए। अटेंडेंट ऑपरेटर जो केमिकल प्लांट का होता है उससे आपका ITI या फिर डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। D में दे रखा है जो ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है उसके लिए आपका 10th मांग रखा है, और साथ ही आपका इसमें क्रेन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मांग रखा है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और क्रेन ऑपरेटर। तो ITI होता है आपका वो AT के EOT करके होता है, उससे आपका किया वो होना चाहिए, है ना। और हैविंग हैवी व्हीकल लाइसेंस, हैविंग नॉलेज ऑन ऑपरेशन क्रेन फॉरक्लिफ्ट बैटरी ट्रक, साथ ही हैवी आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए हैवी व्हीकल का, है ना। जैसे उसमें क्या होता है क्रेन्स का, फोर्कलिफ्ट का, या फिर बैटरी ट्रक हो गया, इन सब चीज़ों का भी काम आना चाहिए। लाइक जैसे भी दे रखा है इसमें नोट में दे रखा है, इसमें डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर दिस पर्पस, है ना। तो जो भी डिप्लोमा या डिग्री वाले हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखो उनमें क्या क्या डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी था, तो बहुत सारे ऐसे भी कोर्स हैं ना जो ITI के नाम से ना करके वो डिप्लोमा कोर्स चलती है जो 1 साल की होती है। बाकी ये डिग्री डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग में होता है वो कोई भी एलिजिबल नहीं है ना। जो आपका स्पेसिफिकेशन है, जो आपका काम रहेगा उसके बारे में दे रखा है। तो जैसे टर्नर है तो आपका CNC में या टर्नर मिल सेंटर हो गया, उस पर आपका काम रहेगा मशीनिंग का काम। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग मल्टीलेयर जो PCB होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसके हिसाब से असेंबलिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, ट्रबल शूटिंग हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज हैं या सब असेंबलीज हैं या कंपोनेंट है उसको, है ना। या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या प्रिडिक्टिव ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है जो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे सीमेंस हो गया, प्राउड, फानोस हो गया, SPM हो गया, इनके PLC कंट्रोल्स लगे हुए हैं तो उनको AC DC सर्वो ड्राइव्स जो होते हैं उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं, उन चीज़ों को चेक करने के लिए। ग्राइंडर का काम है आपका स्किल हैंडलिंग ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस, सेंटरलेस हो गया, ये सारे ग्राइंडर के टाइप हैं ना। तो इन चीज़ों को ही ज़रा चलाने का काम होगा। कटर हो गया, जिग ग्राइंडर हो गया, स्पेशल ग्राइंडर मशीन हो गया, उसको चलाने का। फिर मशीनिस्ट का आते हैं तो इनका भी आपका CNC मशीन जो है उसी पे आपका काम रहेगा। जैसे आपका पार्ट प्रोग्रामिंग हो गया, सीमेंस का है उसमें लगा हुआ है, प्रोवाइडिंग कंपोनेंट ऑफ टूल सेटिंग हो गया, वर्क ऑफसेट हो गया, टूल ऑफसेट हो गया, पार्ट अलाइनमेंट हो गया, ये सारे HMC और BMC में काम रहेगा। CNC के एक टाइप आते हैं। देन पेंटर का काम है तो पेंटिंग का काम रहेगा, ब्लास्टिंग हो गया, फॉस्फेटिंग, स्प्रे गन्स हो गया, ये सारा कुछ काम बेसिकली पेंटर का काम पेंटिंग का ही रहेगा ना। देन वेल्डर में आते हैं। सो वेल्डर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे TIG आर्क या स्पॉट वेल्डिंग का है, जैसे राइफल में, वेपन्स में है उस पर करा जाता है तो उसमें काम रहेगा। TUT स्टैंडर्ड का है। सो आपका बेसिकली वेल्डर का वेल्डिंग का ही काम रहेगा। देन आते हैं 7वें नंबर में केमिकल प्रोसेस वर्कर एंड इलेक्ट्रोप्लेटर का है, तो इसके अंदर केमिकल सरफेस ट्रीटमेंट और मेटलिक कंपोनेंट, जैसे आप उसमें पिकलिंग प्लेटिंग हो गया, जैसे निकल का क्रोमियम का जैसे क्रोमाइजिंग करते हैं, जिंक यूज़ करके आपका गैल्वेनाइजेशन करते हैं, तो उसमें यूज़ किया जाएगा। उसके लिए आपको टाइप ऑफ जो PP यूज होते हैं वो मिल जाते हैं। बाकी एग्जामिनर का है टू कैरी आउट इंस्पेक्शन सब असेंबलीज कुकिंग टेस्टिंग ऑल्सो हैविंग नॉलेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट, है ना। तो एग्जामिनर बेसिकली क्वालिटी का चला जाएगा। क्वालिटी के अंदर आपका इंस्पेक्शन का काम रहेगा। सब असेंबली का असेंबली हो गया तो उसको टेस्टिंग करने का, उसके बारे में आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और उससे जो भी रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी और उससे रिलेटेड काम होगा। 9वें नंबर पे आते हैं ऑपरेटर
मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का जो है इसमें आपका कैपेबल ऑपरेटिंग फोर्कलिफ्ट बैटरी ट्रक हो गया, क्रेन्स हो गया, एक्सवेगेटर हो गया, एक्सकेवेटर होता है लाइक जेसीबी हो गया, ये सारी चीज़ें चलाने का काम और उससे रिलेटेड जो भी काम होगा उसको करने का काम होगा है। मटेरियल हैंडलिंग में वही आते हैं, ट्रक भी आ जाएंगे आपके, फोर्कलिफ्ट आ जाएंगे, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का है ना। मील राइट एंड फीटर जनरल का जो है इसके अंदर आपका प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो होता है सीएनसी मशीन में, या एसटी जो हो गया, फर्नेस जो होता है, हीट ट्रीटमेंट फर्नेस जो होता है, उसके अंदर कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट में ख़राबी आती है तो उन चीज़ों का मेंटेनेंस का ही बेसिकली काम रहेगा है ना। देन इलेक्ट्रीशियन का आते हैं तो इलेक्ट्रीशियन का है प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो है आपका सीएनसी के अंदर, प्रेस टूल हो गया, सब स्टेशंस हो गया, स्विच गियर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, जो भी और अदर इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड काम रहेगा है ना। हीटर जो रेफ्रिजरेशन है वो आपका एसी से रिलेटेड काम रहेगा, जिसमें एसी चिल्लर हो गया, प्लांट एसी, स्प्लिट विंडो एसी, रेफ्रिजरेशन, थर्मल चैम्बर, ये सारी चीज़ों ब्रेकडाउन के टाइम में या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हीटर रेफ्रिजरेशन का काम रहेगा है ना। तो रिलेटेड टू आपका जॉब जो रहेगा पूरा जिसने आपने ITI कर रखा है उससे रिलेटेड काम रहेगा। एज लिमिट जो है इसके अंदर आपका मिनिमम जो है 18 साल है, मैक्सिमम जो है 35 साल है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट जनरल कैंडिडेट का। बाकी आपका कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग छूट मिलेगा। ST SC है तो 5 साल का, OBC का है तो 3 साल का, एक सर्विस मैन है तो जो सर्विस है उसके बाद 3 साल का। अप्लाई कैसे करना है तो ये आपका दे रखा है www.aweil.in। बाकी इसका लिंक मैं डाल दूंगा तो डायरेक्टली आप फॉर्म को भर सकते हैं ना। ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट है फॉर टेक्निकल पोस्ट के लिए है ना। इसमें अप्लाई करना है ऑनलाइन, देन उसके बाद क्या है इसको स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेजना है। तो स्पीड पोस्ट भेजने के लिए इसमें एड्रेस दे रखा है चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु है ना। पिन कोड है, इसको एनवेलप में डाल के अपना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डाल के इसको भेजना है स्पीड पोस्ट के द्वारा है ना। उसमें आपको लिखना है क्लियरली एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप भरोगे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ना। तो उसके बाद दिस एप्लीकेशन नॉट हैविंग द कॉपीज ऑफ प्रूफ टर्मिनोलॉजी, तो आपको ये वाला लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप भरोगे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इतना लिखना है और ये आपका एड्रेस होगा, देन आप भेज दोगे। क्लोजिंग डेट जो है आपका लास्ट डेट जो है 21/9/2025 का है फॉर्म भरने का, और इन्वेलप जो भेजने का है लास्ट मतलब पहुंचने का 29/9/2025 तक आपका इन्वेलप जो है पहुंच जाना चाहिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो तिरुचिरापल्ली है वहाँ तक है ना। OFT वही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी में आते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी आपका किसी भी प्रकार का नहीं लगेगा, 0 रुपीज़ है ना। आप डायरेक्टली फॉर्म भरो, उसके इन्वेलप में डालो और पोस्ट कर दो सीधा। उसके बाद आपका दे रखा है जो आपको पैसा मिलेगा उसके बारे, तो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो ज्वाइन करेंगे उनको मंथली सैलरी जो है कंसोलिडेटेड है, तो आपको बेसिक और DA ही मिलेगा है ना। 8 घंटे का काम है क्योंकि कंसोलिडेटेड में बेसिक और DA मिलता है। बाकी आपको ओवर टाइम लगता है तो ओवर टाइम में आपका एक्स्ट्रा पैसा बनेगा, अदरवाइज आपका 30,845 रुपये जो था वही आपको मिलेगा है ना। सेकंड में आते हैं तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन शैल बी मेड अनऑथराइज अब एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी, यदि आप छुट्टी पर रहते हो बिना, या फिर छुट्टी लेते हो और उसमें आपका छुट्टी जो बनता है उसके अलावा लेते हो तो उसके हिसाब से आपको पैसा काटा जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं काटा जाएगा है ना। इसमें कंपनी हॉलीडे जो है आपको रेगुलर एम्प्लॉय को जैसे मिलता है वैसे ही आपको मिलेगा है ना, छुट्टियां जो मिलती है। हाउस रेंट अलाउंस पे आपको मिल जाएगा, यदि आपको क्वार्टर नहीं मिलता है तो ये 4 अलग से जुड़ जाएगा। और क्वार्टर मस्ट बी वैकेटेड ऑन 1 जनवरी 1 जुलाई ऑफ द ईयर में मैंडेटरी। तो जो भी चीज़ें हैं ये अब देखो, ये क्वार्टर का दे रखा है 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी तक होने चाहिए है ना। लाइसेंस फ़ी विल बी क्वार्टर विल बी डिडक्टेड द रेट एज पर एप्लीकेबल वर्कमैन, जो भी चीज़ें वर्कमैन पे रिलेटेड होती है चारे का तो वही आपको काटा जाएगा, उसके अलावा कुछ भी पैसा आपको नहीं पे करना है उसके अलावा है ना। चौथे नंबर पे दे रखा है आपका 3% इंक्रीमेंट है साल का बेसिक पे पे, जैसे 19,900 है तो अगले साल 20,500 हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो जाता है, जैसे आपका काम बढ़िया करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ जाएगा और आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। 5वें नंबर पॉइंट पे दे रखा है कि आपका जैसा काम रहेगा उस काम से रिलेटेड है ना। हर 3-3 महीने में ना आपका काम का जो होता है, काम कैसा कर रहे हो
वो हर 3-3 महीने पे क्वार्टरली मतलब आपका सेटिस्फेक्शन है नहीं है वो सबको दिया जाएगा। और यदि आपका काम पसंद नहीं आया उनको तो 15 दिन का नोटिस देके आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, है ना, सर्विस से। बाकी जनरली कोशिश अपने साइड से रहेगा, काम करो पढ़ाई करो, है ना। देन आते हैं 6ठे नंबर पे। तो यहाँ पे आपका लिख रखा है पर्सन एंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट विल बी एलिजिबल फॉर EPF। EPF बेसिकली होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। तो आपका PF मिलेगा, वहाँ पे PF कटेगा पैसा, है ना। 7वें नंबर पॉइंट में पर्सन एंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट विल बी प्रोवाइड फॉर, ये कॉन्ट्रैक्ट का जो नियम है 1923 का है, उस चीज़ का दे रखा है। वर्किंग आवर जो है आपका 8 घंटे का पर डे का रहेगा। तो एक हफ्ते में जो है 6 दिन आपको काम करना है, जिसमें से आपका 48 घंटे का पर वीक का बनेगा। और आपका किसी भी ड्यूटी का जो टाइम है आपका चेंज हो सकता है, डे हो सकता है, नाइट शिफ्ट हो सकता है ना। बाकी आपका लंच ब्रेक वगैरह सब टाइमिंग मिला के 8 घंटे का है। तो मिनिमम 48 घंटे का, 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करना है आपको। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका, इसमें आपका सिलेक्शन कैंडिडेट सेल बी डन मार्क्ड स्कोर इन NCVT। जो आपने एग्ज़ाम दिया होगा ITI के अंदर, वहाँ पे जो आपका परफॉर्मेंस और उसमें कितना आपको पैसा कह रहा हूँ, कितने मार्क्स लेके आए हो ना, उसके हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। सेकंड में आते हैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली कैरी आउट ट्रेस्टेड प्रोबेबली विद इन 1 मंथ ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखो आपने एग्ज़ाम मार्क्स ले आया, उसके हिसाब से तो आपका उसमें बुला लिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। आप बाकी स्किल टेस्ट कैसा करते हो उसके हिसाब से आपका फिर मेरिट बनेगा, है ना। मेरिट लिस्ट विल प्रिपेयर्ड बाय कंबाइंड मार्क्स, जैसे आपने जो लेके आया एग्ज़ाम में, और साथ में आपका जो ट्रेड टेस्ट होएगा उसमें दोनों मिला के जो होगा उसमें आपका वेटेज जो है 80% रख रखा है। जो अपने ITI में कर रखा होगा 20% जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट जो होगा वो उस पर, दोनों को मिला के जो आपका जितना स्कोर बनता है उसके हिसाब से आपका फिर मेरिट बनाया जाएगा, है ना। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द NCVT ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आप जैसा रहेगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाया जाएगा, फिर कैटेगरीज बुलाया जाएगा, देन आपका फिर बाद में ज्वाइनिंग कराया जाएगा। इसमें कुछ आपका 6ठा पॉइंट में दे रखा है कि आप यदि उस क्राइटेरिया में नहीं पाया जाते हो जो आपका एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है, तो उस केस में आपको रिजेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिजेक्शन एप्लीकेशन कैंसिलेशन का उसका कैंडिडेचर कैसे है, तो जो भी चीज़ें हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली के हिसाब से उसमें सारी चीज़ें आपको एलिजिबल क्राइटेरिया आपको फुलफिलमेंट होगा तभी जाके आपका सही रहेगा, अदरवाइज नहीं फुलफिलमेंट होता है देन आपको रिजेक्ट किया जाएगा, आपका फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा, है ना। बाकी जनरल कंडीशन देखते हैं तो इसमें आपका वही जनरल कंडीशन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी क्या क्या भेजना है आपको। सेल्फ क्वालिफिकेशन का हो गया, देन आपका सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ का हो जाएगा तो 10th से हो जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी डाल सकते हो आप, और वो भेजने के लिए, है ना। OBC सर्टिफिकेट है या फिर ST SC सर्टिफिकेट है उसको आपको भेजना पड़ेगा। देन इसमें लिख रखा है कि कोई भी चीज़ आप फॉल्स या इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहता है तो आपका जो है फॉर्म या कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 4th नंबर में है शॉर्टेज कैंडिडेट इन्फॉर्म थ्रू पोस्ट ईमेल ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट एंड ड्यू कोर्स। तो आप यदि शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो तो आपको ईमेल के द्वारा और पोस्ट के द्वारा किसी में भी आपको भेज दिया जाएगा कि आपको ट्रेड टेस्ट के लिए आना है बोल के। 5वें नंबर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट नॉट रिसीव्ड फील्ड इन एप्लीकेशन कॉल लेटर इट इज़ ड्यू टू पोस्टल डिले एंड अदर रीजंस। तो इसके लिए तिरुचिरापल्ली का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि आपका लेटर लेट से पहुंचा है उस चीज़ के लिए, है ना। बाकी 6ठे नंबर पे ईमेल आईडी और फ़ोन मोबाइल नंबर जो है आपका जब तक कंप्लीशन नहीं हो जाता है इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस तब तक आप उन चीज़ों को ध्यान में हमेशा रखिएगा, बंद ना हो जाए, है ना। 12वें नंबर पॉइंट पे आते हैं, इसमें आपका अदर बेनिफिट्स एंड टर्म एंड कंडीशन। बाकी दूसरे बेनिफिट्स का वर्किंग पैटर्न जो है आपका टेनर बेसिस का जो तो पर्सनल पहले ही देख रखा था, है ना। इसको लीव जो है आपका 12 डेज़ का पे लीव है पर ईयर का, प्रोरेटेड बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन 1 डे पर मंथ, है ना। हर एक महीने पे एक आपको मिलेगा। 3rd पॉइंट दे रखा है यूजुअली लीव विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इन कैश। तो आपका जो भी है लीव जो है कैरी फॉरवर्ड मतलब इस साल से उस साल नहीं जाएगा।
और पर्सनल बेसिस पे आप 5 दिन किसी लेना है आपको छुट्टी, तो 5 दिन तक आप ले सकते हो, है ना, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, अदरवाइज़ आपका जो पैसा बनता है ना वो आपको काटा जाएगा कंसोलिडेटेड में से। बाकी ये रूल्स रेगुलेशन दिया हुआ है तो चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। बाकी देखता हूँ मैं जो कुछ ये आपका एक थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है जिसमें आपका 10 ईयर बेसिक पर्सनल वीज इलिजिबल फॉर कंपनी क्वार्टर भी हो सकता है, आपको मिल जाए बढ़िया सा, है ना, वेरेवर अवेलेबल, जहाँ अवेलेबल होता है तो मिल जाएगा। अब जैसे प्रमोशन हो गया, इन चीज प्रमोशन हो गया, ओटी अलाउंस हो गया, इसमें लिख रखा है दे विल नॉट बी एंटाइटल फॉर द फॉलोइंग, है ना। अब ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है ना, प्रमोशन नहीं मिलेगा ना आपको, ओटी अलाउंस नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा आपको, एडवांस इंटरेस्ट, मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी, कंटिजेंसी एडवांस भी नहीं मिलेगा, स्कूल फीस नहीं, एलटी या एलटीसी नहीं मिलेगा आपको, ग्रांट स्टडी लीव भी नहीं मिलेगा, ये किसी प्रकार की आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। सो जनरली ये लिखा होता है, लेकिन ओटी जो है ना आपको मिल जाता है, बाकी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपकी ज्वाइनिंग मैक्सिमम होगी तो आपको 1 जुलाई को कराएंगे या 1 जन को कराएंगे। अभी जैसे फॉर्म भराया जा रहा है तो हो सकता है कि जन के टाइम पे ज्वाइन करा दें, है ना, गवर्नमेंट को प्लस ये है उसके हिसाब से। कॉशन दे रखा है इसमें आपका जो कैंडिडेट है उनके लिए कि कोई भी चीज़ जो है, और देखो इसमें क्या करते हैं ना, कुछ लोग लगा देते हैं कि लीगल ग्रेटिफिकेशन कर देते हैं और फॉल्स एश्योरेंस करके उन चीज़ों में ज्वाइन करते हैं, तो इन चीज़ों से हमेशा बच के रहने का है ना। 13 नंबर पॉइंट पे आते हैं, तो 13 नंबर पॉइंट है आपका कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी टू इंगेजमेंट, जो भी चीज़ें मांग रखा है उसी के हिसाब से होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 14 नंबर पॉइंट पे है इसमें आपका अदर इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट, तो ये तो आपको इसमें ये वाला पॉइंट देखना है, मेडिकल तो आपको करवा के जाना पड़ेगा जब ज्वाइनिंग से पहले, ये सारी चीज़ें पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ कराना होगा। तो ये सब हो जाने के बाद तो ये आपका कॉल लेटर या एडमिट कार्ड का है जो आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली के द्वारा ही भेजा जाएगा, और इस चीज़ का आपका मेयर इश्यू ऑफ फाइनल एक्सेप्टेड, तो यही आपका भेजा जाएगा उसके द्वारा, उसका दिया हुआ है। देन अगला इसका आपका वेरिफिकेशन का दे रखा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस टाइम पे लेके जाना है और साथ ही जेरोक्स भी लेके जाना है। आप रेगुलरली अपना ईमेल आईडी चेक करते रहो, इसके रिगार्डिंग आपका जो भी है आपको मिल जाएगा। बाकी रेजोल्यूशन ऑफ टाई आपका सेम नंबर आता है ना, उस केस में आपका देखो एक अप्रेंटिस जो दिया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। उसके बाद भी एक अप्रेंटिस है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अदर देन तिरुचिरापल्ली दूसरे जगह से भी कर रखा है, तब भी प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी। देन हायर मार्क्स यदि आपका है एनसीबीटी के अंदर, आईटीआई के अंदर, तब भी आपको मिलेगा। और डेट ऑफ बर्थ से आप यदि ज़्यादा उम्र दराज हो कंपैरिजन टू दूसरे का सेम नंबर वाले में, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। एडमिट कार्ड का दे रखा है इसमें आपको पोस्ट या ईमेल, ये तो पहले ही देख चुके थे। बाकी इतना ही है, और कुछ भी बाकी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है आपका टेलीग्राम चैनल, उस पर अपलोड कर दूँगा, और इसका लिंक जो है वो भी मैं दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पे ही, तो वहाँ से आप डायरेक्टली खोल के आप वो फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी प्रकार का फ़ी नहीं लगता है, आपको प्रिंट आउट बाद में लेना है और उसको जो एड्रेस है तिरुचिरापल्ली का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, वहाँ पे आपको भेजना है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था। दोबारा मैं बता देता हूँ जो एड्रेस है। सो ये इसमें आपका एड्रेस दे रखा है, द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु 620016, है ना। इस पर आपको भेजना है, जो आपका फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट लेके आपके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट डाल के आप उसको पोस्ट बाय स्पीड पोस्ट आप भेज देना, पहुँच जाएगा। 29 तारीख से पहले पहुँच जाना चाहिए, है ना। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और डाउट कुछ भी होता है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।